नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर और बिहार टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, हम्पी का पत्थर से बना रथ का चिन्ह किस रुपये के नोट पर है? हम्पी का जो पत्थर से बना रथ है उसका चिन्ह है तो किस रुपये के नोट पर बनाया गया है? तो 50 रुपये के नोट पर बनाया गया है दोस्तों। किसके रुपये पर? 50 रुपये का जो नोट आप देखिएगा तो उस पर है हम्पी का रथ बना हुआ है। हम्पी का क्या बना हुआ है? रथ बना हुआ है। क्लियर? इसका रंग जो देखिएगा फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है। कैसा कलर है इसका? फ्लोरोसेंट ब्लू कलर में आप देखिएगा इसका कलर किया हुआ है। तो हम्पी का जो रथ होता है वो किसके कितने रुपये के नोट पर है? 50 रुपये के नोट पर इसका चिन्हित किया गया है। क्लियर? तो हम्पी का रथ जो है बना हुआ है 50 रुपये के नोट पर, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में ऑक्साइड की प्रवृत्ति प्रायः होती है। धातुओं में ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है प्रायः कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। धातुओं में जो ऑक्साइड की प्रवृत्ति होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसा होता है? क्षारीय होता है। जबकि धातुओं में जो होता है, किसमें? वो धातु अगर पूछ देगा, वो धातुओं में अगर कहेगा कि ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसा होता है तो अम्लीय होता है। वो धातुओं में कैसा होता है? अम्लीय होता है। जबकि धातुओं में जो ऑक्साइड की प्रवृत्ति होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है, अर्थात बेसिक होता है। क्लियर? बेस के जैसा होता है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्यों बनने हेतु, ग्राम पंचायत का जो सदस्य बनता है उसके बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? जो ग्राम पंचायत का जो सदस्य बनता है, जैसे क्या क्या बनता है? वार्ड कमिश्नर बनता है, वार्ड सदस्य बन जाता है, आप मेयर देखिएगा, जिला परिषद देखिएगा, मुखिया देखिएगा, पंचायत समिति देखिएगा। इन सभी का जो कहता है कि इन सभी का सदस्य बनने के लिए तो आपको न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। जबकि वयस्क मताधिकार, जो वोट देने का जो अधिकार है, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा और विधानसभा में जो मेंबर बनने के लिए आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव मेंबर बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव अगर आप लड़ रहे हैं, उसका मेंबर बनना चाहते हैं राज्यसभा और विधान परिषद का, तो उसका जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए उसका 30 वर्ष होता है। क्लियर? और राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। इन सभी को क्लियर कर दिए हैं। एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन मॉडल तैयार किया गया दोस्तों, और जो भी मैं शब्दों में बयां करूंगा सभी क्वेश्चन आप ध्यान में नोटेट करते रहिएगा, ताकि यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो स्यूडोमोनास। कौन भाग लेता है? स्यूडोमोनास जो है ये भाग लेता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कौन सा जीवाणु जो है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो स्यूडोमोनास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न धातुओं, ये देखिए निम्न धातु हो जाएगा, ये बीमा लिख दिया है। तो निम्न धातुओं एवं अयस्कों में कौन सी सुमेलित है? कौन जो है सुमेलित है? तो सुमेलित वाला देखना है कि कौन कौन सुमेलित है। तो एक साइड धातु है और एक साइड जो है अयस्क है। तो सभी लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क है, तो बिल्कुल सत्य है। बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क है। सिनेबार जो है
पारा का अयस्क है, बिल्कुल सत्य है। सिनेबार जो है पारा का क्या है, वो अयस्क है। क्लियर। हेमेटाइट जो अयस्क होता है वो लोहा का अयस्क है, तो बिल्कुल सत्य है, यह लोहा का अयस्क होता है। तो ये तीनों ऑप्शन उपयुक्त में सही सुमेलित है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लराज। अम्लराज बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अम्लराज एक्वा रिजिया जिसको बोलते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल कितने अनुपात में रहते हैं? अम्लराज जो बनता है किसका बनता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिलने से जो है एक्वा रिजिया बनता है, अर्थात अम्लराज बनता है। और अम्लराज में यही जो घोल होता है, इसमें सोना को क्या कहा जाता है, घोला लिया जाता है, अर्थात सोना इसमें जो होता है घुल जाता है। अम्लराज में क्या होता है, सोना घुल जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सोना जो है किस में घुल जाता है, तो किस में घुल जाता है, तो एक्वा रेजिया में घुल जाता है। तो इसका किस अनुपात में यह सांद्रण बना हुआ रहता है अम्लराज, तो 3:1 में बना हुआ रहता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो 3 होता है, और नाइट्रिक अम्ल जो होता है 1 अनुपात में होता है, अर्थात 3:1 का ये घोल बनाता है। तो सोना जो होता है एक्वा रेजिया में क्या होता है, घुल करके क्या बनाता है, वो घुल जाता है और HAuCl4 बनाता है, यही बना देता है, और क्या होता है, वो अम्लराज में घुल जाता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध है। बिहार में जो नखास पिंड आंदोलन का संबंध है किससे है, तो नखास पिंड आंदोलन का जो संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। किससे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जान रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था, और ये जो हुआ था दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च जो प्रारंभ हुआ था वो 12 मार्च को प्रारंभ हुआ था, साबरमती से प्रारंभ हुआ था, और दांडी पहुंच करके महात्मा गांधी क्या किए थे, नमक बना करके नमक कानून तोड़े थे, और यहीं से जो है क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। इसी को नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो नमक आंदोलन पूछेगा कि नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो दांडी से हुआ था। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कुल जो गांधी जी के साथ जो अनुयायी चल रहे थे, कुल 79 अनुयायी थे, उसमें गांधी जी भी एक थे और 78 अन्य सदस्य थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय जो होता है कौन सा रीट जारी करता है, तो न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है, बंदी प्रतिरक्षीकरण करता है। क्या करता है, बंदी प्रतिरक्षीकरण जो रीट होता है यही जारी करता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार जब कर लेता है तो न्यायालय के सामने जो है प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय जो होता है कौन सा रीट जारी करता है, तो बंदी प्रतिरक्षीकरण रीट जारी करता है। क्लियर। और ये नियम भी है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाए तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में जो है पेश करना रहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में किस बल के द्वारा बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में जो है किस बल के द्वारा बंधे रहते हैं, तो अंतर आणविक बल के द्वारा बंधे रहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशी और तंत्रिका तंत्र। पेशी और तंत्रिका तंत्र की सुचारू रूप से
क्रियान्वयन के लिए किस खनिज की जरूरत होती है? पेशी और तंत्रिका तंत्र की सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए किस खनिज की जरूरत होती है? तो मैग्नीशियम का जरूरत होता है। किसका जरूरत होता है? मैग्नीशियम का जरूरत होता है। ऑप्शन Mg हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पेशी और तंत्रिका तंत्र की सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से जो है इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो विक्रम साराभाई को बनाया गया था। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई को कहा जाता है, और इसरो का जो प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई ही थे। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सत्य है? निम्न कथन में से कौन सत्य है? एक एक करके कथन हम लोग देखेंगे। तो पहला कथन है, हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं। हिमा दास को जो है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। हिमा दास जो है एक धावक है जो कि ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। दूसरा ऑप्शन है, त्रिबंध की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। त्रिबंध जो होता है, त्रिबंध ट्राई बॉन्ड जो होते हैं, ट्राई बॉन्ड की क्रियाशीलता जो है सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक जो ट्राई बॉन्ड की क्रियाशीलता होती है वो बिल्कुल सत्य है। तो ट्राई बॉन्ड की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, यह बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, अल अक्सा मस्जिद। क्या है? अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में स्थित है। कहाँ है? अल अक्सा मंदिर जो है, अल अक्सा मस्जिद है, सॉरी, अल अक्सा क्या है? मस्जिद है जो कि जेरूसलम में है। यह बिल्कुल सत्य है। तो उपयुक्त में से ये तीनों कथन सत्य है। क्लियर? तो अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? जेरूसलम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली जो है भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई है? देखिए, भारतीय मूल की बात हो रहा है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो सिरसा बांदला बनी है। कौन बनी है? सिरसा बांदला बन गई है। ये तीसरी महिला है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो भारतीय मूल की जो तीसरी महिला है वो सिरसा बांदला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया होगा? तो दूर दृष्टि और निकट दृष्टि, देखिए दूर दृष्टि में क्या है कि छोटा है, दूर क्या है? छोटा शब्द है। उसी प्रकार उत्तल भी छोटा शब्द है, ये भी ध्यान में रखिएगा। दूर अर्थात उत्तल। और निकट जो होता है इसमें क्या है? ज्यादा संख्या है। उसी प्रकार अवतल में आप देखिएगा तो अवतल में भी क्या है? ज्यादा संख्या है। इस तरह से आप कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। दूर दृष्टि अर्थात छोटा नाम है तो छोटा लेंस उपयोग होगा। दूर दृष्टि में छोटा नाम है दूरदृष्टि, उसमें छोटा लेंस उपयोग होगा अर्थात उत्तल लेंस होगा। और निकट दृष्टि थोड़ा बड़ा नाम है तो अवतल लेंस भी थोड़ा बड़ा नाम है। इस तरह से आप कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेलांग घाटी कहाँ है? नेलांग घाटी कहाँ है? तो नेलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना होता है इसमें कहता है कि एक समस्या है। तो कौन सी वो समस्या है? तो असंगठित क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? असंगठित क्षेत्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां जब शासक बना था तो मुगल वंश की राजधानी कहाँ थी? शाहजहां जब शासक बना था तो उस समय मुगल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आगरा में था। याद रखिएगा, आगरा में था। शाहजहां जब शासक बना तो मुगल वंश की राजधानी कहाँ थी? आगरा में थी। क्लियर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? अत्यधिक कुपोषण के कारण, देखिए कहता है कि वह कौन सा राज्य है जहां की अत्यधिक कुपोषण होता है और इस कारण से उस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश है दोस्तों। कौन है? मध्य प्रदेश को जो है अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्तों। यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको पूछ लिया जाता है और मैं वैसे वैसे क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वह हूबहू आपके एग्जामिनेशन से देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है। तो साधारणतः जो बैरोमीटर में प्रयोग होता है क्या होता है? तो पारा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पारा का प्रयोग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? देखिए डायनासोर हो जाएगा, इसको शोर कर लीजिएगा। कहता है किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर जो मिला है वो अर्जेंटीना में मिला है दोस्तों। कहाँ मिला है? अर्जेंटीना में मिला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को जो है 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा है? गुजरात में जो वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चल रहा था भुज अहमदाबाद के बीच में, कहां से कहां? भुज और अहमदाबाद के बीच में चल रहा था वंदे भारत मेट्रो। उसका नाम जो बदल करके नया नाम क्या कर दिया है? तो उसका नया नाम जो है नमो भारत रैपिड रेल कर दिया है। क्या कर दिया है? नमो भारत रैपिड रेल कर दिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के लोहानीपुर में खोजी गई नग्न पुरुष आकृति मौर्य काल की किसका प्रतिनिधित्व करती है? पटना में जो खोजा गया है, पटना के कहां पर? लोहानीपुर में खोजी गई है। क्या खोजा गया है? तो नग्न पुरुष की आकृति खोजा गया है जो कि मौर्य काल की किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो जैन को प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज किसे मिला है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज जो है रिया सिंघला को मिला है। रिया सिंघा को मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। रिया सिंघा अर्थात जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज जीत लिया है वो रिया सिंघा है। क्लियर। और रिया सिंघा को जो है पिछले वर्ष की मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 जो चुनी गई थी, कौन थे? रौतेला उर्वशी। उन्होंने ही इनको ताज पहनाया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या की तर्ज पर माता सीता की जन्मस्थली पर भी भव्य मंदिर और पर्यटन स्थल का विकास किया जा रहा है। यह स्थान कहाँ है? तो यह स्थान जो है सीतामढ़ी में है।
यह स्थान कहाँ है? सीतामढ़ी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सीतामढ़ी में जो है पुनौरा धाम का विकास किया जा रहा है। किसका? पुनौरा धाम का विकास किया जा रहा है, जो कि अयोध्या के तर्ज पर किया जा रहा है, जो कि सीता माता की जन्मस्थली है, जहां पर भव्य मंदिर और पर्यटन स्थल का निर्माण किया जा रहा है। तो कहां पर है? पुनौरा धाम है और वो सीतामढ़ी में पड़ता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विख्यात सोनपुर मेला। विश्व विख्यात सोनपुर मेला किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? विश्व विख्यात जो सोनपुर मेला है वो किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? तो गंगा एवं गंडक नदी पर होता है। गंगा एवं गंडक हो जाएगा। देखिए इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, गंडक नदी हो जाएगा। क्लियर? गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर जो है इसका आयोजन होता है। क्लियर? तो ये सभी क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे छूट ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपके सामने यह सभी क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके कथन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो पहला कथन है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग जो है यह सीपीयू है, ये बिल्कुल सत्य है। कंप्यूटर का दिमाग जो है सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट बोला जाता है इसको, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट बोला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तीसरा ऑप्शन है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर इसमें विजयी हुए थे और हेमू जो है पराजित हो गए थे। तो ऑप्शन ये तीनों सत्य है कुल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? वर्धन राजवंश की स्थापना जो है किसने किया था? तो वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति ने किया था। किसने किया था? पुष्यभूति ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्धन वंश या इसको पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। वर्धन वंश को क्या कहा जाता है? पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वर्धन वंश का जो स्थापना किया था पुष्यभूति ने किया था और पुष्यभूति वंश के नाम से इसको जाना भी गया है। गुप्तों के बाद जो है उत्तर भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना जो है इन्होंने ही किया था। गुप्तों की बाद की चर्चा कर रहे हैं। जब गुप्त साम्राज्य जब समाप्त हो गया था तो उसके बाद जो है भारत में जो सबसे विस्तृत अगर साम्राज्य को स्थापना किया था तो यही पुष्यभूति अर्थात वर्धन वंश था। क्लियर? इन्होंने ही किया था। इस वंश का उदय जो है हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था। यह जो वंश का उदय हुआ था पुष्यभूति वंश का, हरियाणा के थानेश्वर में इसका उदय हुआ था। क्लियर? बाणभट्ट जो आप नाम सुने होंगे, बाणभट्ट हर्ष चरित्र जो में पुष्यभूति का वर्धन वंश का संस्थापक बताया है। बाणभट्ट ने क्या किया है? हर्ष चरित्र नाम का एक पुस्तक लिखा है। हर्ष चरित्र जो थे किसने लिखा है? हर्ष चरित्र को बाणभट्ट ने लिखा है। और हर्ष चरित्र को बाणभट्ट जो लिखे थे ये जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और इन्होंने हर्षचरित्र नाम का पुस्तक लिखा था। उसी में पुस्तक में जो है हर्षचरित्र में ही यह प्रमाणित करता है कि पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश का संस्थापक बताया गया है। पुष्यभूति को क्या बताया गया है? पुष्यभूति जो थे वर्धन वंश के संस्थापक बताया गया है। तो किस में बताया गया है? हर्षचरित्र में बताया गया है। किसको बताया गया है? पुष्यभूति को वर्धन वंश का संस्थापक बताया है। क्लियर? तो वर्धन वंश की जो राजधानी था वो थानेश्वर था। वर्धन वंश की राजधानी क्या था? थानेश्वर था। क्लियर? गौड़ नरेश शशांक जो थे धोखा देकर के राजवर्धन की हत्या कर देता है। क्या करता है? गौड़ का जो नरेश था शशांक, उसने धोखा देकर के राजवर्धन की हत्या कर देता है। और शशांक जो थे क्या थे? शैव धर्म के अनुयायी थे।
जो कि बोधि वृक्ष गया, बोध गया में जो बोधि वृक्ष था उसको भी कटवा दिया था। शशांक क्या क्या थे? शैव धर्म के अनुयायी थे, जो कि बोधि वृक्ष बोध गया में जो था उसको कटवा दिया था। क्लियर? राजवर्धन की मृत्यु के बाद छोटे भाई हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। राजवर्धन जब का जो मृत्यु हो जाता है, कैसे हो जाता है? गौड़ नरेश शशांक ने उसकी हत्या कर देता है, धोखे से हत्या कर देता है। जब राजवर्धन की हत्या हो जाती है तो उसका छोटा भाई रहता है हर्षवर्धन, उन्होंने 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ जाता है। क्लियर? और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। हर्ष जो है शशांक को भी पराजित करके खदेड़ देता है और पूरे साम्राज्य पर अपना क्या करता है? विस्तार कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। अभी जस्ट बताया कि हर्षवर्धन जो है क्या किया था? शशांक को खदेड़ दिया था और खदेड़ करके जो है कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। उसे अपनी राजधानी भी बनाया। कन्नौज को क्या किया? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी भी बनाया था। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। क्लियर? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। क्लियर? वह कहां पर लड़ा गया था? नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था, यह भी ध्यान में रखिएगा, जिसमें हर्ष की पराजय हो जाती है और पुलकेशिन द्वितीय का विजय होता है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बकाटक वंश। देखिए लास्ट क्वेश्चन आ गया। कहता है कि बकाटक वंश का अकेला शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था। बकाटक वंश का अकेला शासक कौन था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था? तो वो कौन थे? प्रवर सेन थे। कौन थे? प्रवर सेन प्रथम थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रवर सेन प्रथम। क्लियर? तो प्रवर सेन प्रथम जो थे, पुराणों से पता चलता है। किससे पता चलता है? पुराणों से यह पता चलता है कि इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। प्रवर सेन क्या करवाए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्लियर? ये किससे पता चलता है? तो पुराणों से पता चलता है। क्लियर? प्रवर सेन का जो कार्यकाल रहा था वो 275 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया था। प्रवर सेन जो थे, प्रवर सेन प्रथम जो शासन काल था इसका 275 ईस्वी से 335 ईस्वी के बीच में यह शासन किया था। क्लियर? जबकि इसका संस्थापक जो बकाटक वंश का जो संस्थापक था वो विंध्य शक्ति थे। ये जो विंध्य शक्ति ऑप्शन देख रहे हैं ये बकाटक वंश का संस्थापक था। क्लियर? तो इन्होंने जो स्थापना किया था 255 ईस्वी में बकाटक वंश की स्थापना किया था। क्लियर? तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।